नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। हमारे पास आज भारतीय रेलवे के अवकाश नियमों से जुड़े कुछ स्रोत हैं। एक दस्तावेज है जो राजू कुमार लोको पायलट ने शेयर किया है। कोशिश करेंगे कि इन नियमों को थोड़ा आसान भाषा में समझें। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि जो मुख्य बातें हैं, जो अलग अलग तरह की छुट्टियां हैं, उन पर रोशनी डाली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये नियम कब से लागू हैं और क्या कोई ऐसा बेसिक सिद्धांत है जो सब पर लागू होता है? देखिए, ये नियम तो 1 फरवरी 1949 से प्रभावी हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है नियम 505 में कि छुट्टी जो है वो एक अधिकार या हक नहीं है। अच्छा, मतलब आप छुट्टी मांगे और वो ना मिले, ऐसा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। जो सक्षम प्राधिकारी है, मतलब छुट्टी मंजूर करने वाले अफसर, वो जनहित में या काम की जरूरत को देखते हुए छुट्टी देने से मना कर सकते हैं, या अगर पहले मंजूर कर दी है तो उसे रद्द भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने मान लीजिए एलएपी मांगी है तो वो उसे एलएचएपी तो नहीं बना सकते ना? नहीं नहीं, मांगी गई छुट्टी का प्रकार नहीं बदला जा सकता, ये साफ है। और एक और जरूरी बात, नियम 522 के तहत छुट्टी से लौटने पर, खासकर बीमारी वाली छुट्टी से, आपको मेडिकली फिट होना जरूरी है। मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना होगा? हाँ, मेडिकल अथॉरिटी से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता है। उसके बिना ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने देंगे। और एक सवाल और, क्या कोई लिमिट है कि कोई लगातार कितने समय तक छुट्टी पर रह सकता है? हाँ, आमतौर पर किसी भी तरह की छुट्टी मिलाकर लगातार 5 साल से ज्यादा की छुट्टी मंजूर नहीं की जा सकती। 5 साल काफी लंबा समय है वैसे। हाँ, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे ग्रुप सी कर्मचारियों को अगर कोई गंभीर बीमारी है और सक्षम प्राधिकारी सिफारिश करते हैं तो इसे बढ़ाया जा सकता है। और जो दिव्यांग कर्मचारी हैं जिन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट पर छुट्टी लेनी होती है, उन पर ये 5 साल वाली सीमा लागू नहीं होती। ठीक है, ये तो हुई कुछ बुनियादी बातें। अब जरा छुट्टियों के प्रकार पर आते हैं। कितने तरह की छुट्टियां होती हैं मोटे तौर पे? अगर हम स्रोतों को देखें तो करीब 13 मुख्य प्रकार की छुट्टियों का जिक्र मिलता है। 13? हाँ। कौन कौन सी? इसमें है औसत वेतन छुट्टी यानी एलएपी, अर्ध औसत वेतन छुट्टी एलएचएपी, परिवर्तित छुट्टी, अनर्जित छुट्टी, असाधारण छुट्टी, फिर अध्ययन छुट्टी, मातृत्व छुट्टी, पितृत्व छुट्टी, शिशु देखभाल छुट्टी, कार्य संबंधी बीमारी या चोट वाली छुट्टी, सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी, और फिर आकस्मिक छुट्टी और विशेष आकस्मिक छुट्टी। बाप रे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे कॉमन छुट्टी से, जो कर्मचारी कमाते हैं अपनी सर्विस में। औसत वेतन छुट्टी, एलएपी। ये क्या है? हाँ, एलएपी यानी लीव ऑन एवरेज पे। मतलब इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी को उसका पूरा एवरेज वेतन मिलता है। पूरा वेतन? ओके, हाँ। और जो जनरल रेलवे एम्प्लॉइज हैं, उन्हें साल में 30 दिन की एलएपी मिलती है। 30 दिन? लेकिन इसमें तो वो स्कूल वाले स्टाफ का कुछ अलग था ना? हाँ, आरबीए 64/2019 के हिसाब से जो रेलवे स्कूलों में है, उन्हें साल में सिर्फ 10 दिन एलएपी मिलती है। अच्छा, काफी कम है उनके लिए। हाँ, और ये छुट्टी एडवांस में क्रेडिट होती है, मतलब पहले ही खाते में आ जाती है। एडवांस में कैसे? 15 दिन 1 जनवरी को और बाकी 15 दिन 1 जुलाई को। अच्छा, साल में 2 बार? हाँ, और स्कूल वालों के लिए ये 5-5 दिन करके होगी। ओके। और क्या इसमें करने की कोई सीमा, मतलब कितने दिन तक इसे इकट्ठा कर सकते हैं? हाँ, एलएपी को आप अधिकतम 300 दिनों तक जमा कर सकते हैं, इससे ज्यादा जमा नहीं होती। अच्छा, 300 दिन। और इसका क्या फायदा है जमा करने का? इसका बड़ा फायदा रिटायरमेंट पर या सर्विस के दौरान नकदीकरण, मतलब एनकैशमेंट में मिलता है। रिटायरमेंट पर आप इन 300 दिनों तक की छुट्टी का पैसा ले सकते हैं। सर्विस में रहते हुए भी नियमों के तहत अधिकतम 60 दिन का नकदीकरण करा सकते हैं, पर एक बार में 10 दिन से ज्यादा नहीं। ये तो बढ़िया है। किसी को एक साथ लंबी छुट्टी लेनी हो, एक बार में कितने दिन ले सकते हैं? एक बार में मैक्सिमम 180 दिन की एलएपी मिल सकती है। 180 दिन काफी लंबा समय है। हाँ, और सोर्सेज ये भी कहते हैं कि पूरी सर्विस में ये 180 दिन वाली छुट्टी लेने का मौका आमतौर पर 6 बार ही मिलता है। ओके, 6 बार। अच्छा, ये क्रेडिट होने का प्रोसेस थोड़ा और समझाएंगे, जैसे सर्विस शुरू करते वक्त या खत्म करते वक्त? जरूर। सर्विस के दौरान तो वो हो गया, हर छमाही 15 दिन एडवांस। हाँ। जब कोई ज्वाइन करता है, मतलब सर्विस शुरू होती है, तो उस छमाही में जितने महीने बचे हैं, हाँ। उसके हिसाब से हर पूरे कैलेंडर महीने के लिए 2.5 दिन की रेट से एलएपी क्रेडिट होती है। अच्छा, प्रो राइटा बेसिस पर। बिल्कुल। और जब सर्विस खत्म होती है रिटायरमेंट में? रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के केस में जिस छमाही ना वो छोड़ रहे हैं, उस छमाही के लिए भी 2.5 दिन प्रति महीने के हिसाब से क्रेडिट मिलेगा,
जितने पूरे महीने काम किया हो। ठीक है। लेकिन अगर किसी को निकाला जाता है या डेथ हो जाती है सर्विस में, हाँ। तो क्रेडिट पिछले कैलेंडर महीने के एंड तक ही कैलकुलेट होता है, वही 2.5 दिन प्रति माह की दर से। अच्छा, इसमें थोड़ा फर्क है। सोर्सेज में एक और बात थी कि कुछ सिचुएशन में ये कमाई हुई छुट्टी कम भी हो सकती है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी ने पिछली छमाही में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मतलब EOL ली हो, हाँ, बिना सैलरी वाली। हाँ, या फिर ड्यूटी से एब्सेंट रहा हो मतलब नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, तो अगली छमाही में जो LAP क्रेडिट होनी है, हाँ। वो उस EOL या एब्सेंस पीरियड के 10वें हिस्से के बराबर कम हो सकती है। लेकिन ये कटौती मैक्सिमम 15 दिन की ही हो सकती है एक छमाही में। अच्छा, तो मतलब पिछली छुट्टी का असर अगली क्रेडिट पर पड़ सकता है। बिल्कुल। और हाँ, अगर कैलकुलेशन में दिनों का कोई फ्रैक्शन आए, जैसे 2.5 दिन, तो उसे राउंड ऑफ कर देते हैं अगले पूरे दिन में। ठीक है। एक छोटी बात और, वर्कशॉप स्टाफ आधा दिन LAP के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं और आमतौर पर सर्विस के आखिरी 10 सालों में LAP लेने से मना नहीं किया जाता। मतलब आसानी से मिल जाती है। हाँ, ज्यादातर जब तक कि कोई बहुत ही एक्सेप्ट। इसमें ध्यान देने वाली अब वो जो दूसरी थी, अर्ध औसत वेतन छुट्टी, LHAP, उसके बारे में बताइए। LHAP मतलब लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ये साल में 20 दिन की दर से जमा होती है। 1 जनवरी को 10 दिन और 1 जुलाई को 10 दिन। अच्छा, साल में 20 दिन। हाँ, और इसकी खास बात यह है कि इसे जमा करने की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आप इसे कितना भी जमा कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं? ये तो कमाल है। हाँ, आमतौर पर ये मेडिकल सर्टिफिकेट पर या निजी मामलों के लिए मिलती है और जैसा नाम से जाहिर है, इस दौरान आधा वेतन मिलता है। ठीक है, तो LAP में पूरी तनख्वाह, 300 दिन लिमिट। LHAP में आधी तनख्वाह, कोई लिमिट नहीं। अब वो परिवर्तित छुट्टी क्या थी? इसका LHAP से कोई लेना देना है? हाँ, बिल्कुल। परिवर्तित छुट्टी या कम्यूटेड लीव एक तरह से LHAP को पूरी तनख्वाह वाली छुट्टी में बदलने का तरीका है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट पर ही मिलती है। अच्छा, कैसे काम करती है ये? इसमें होता ये है कि आप जितने दिन की परिवर्तित छुट्टी लेते हैं, उसके 2 गुने दिन आपके LHAP खाते से कट जाते हैं। 2 गुने? मतलब अगर 10 दिन की कम्यूटेड लीव ली तो 20 दिन LHAP कम हो जाएगी। बिल्कुल सही। और ये छुट्टी आपके पास जितनी LHAP जमा है उसके आधे तक ही मिल सकती है। लेकिन इसका फायदा ये है कि इस दौरान आपको वेतन पूरा मिलता है। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। आधी तनख्वाह वाली छुट्टियों को पूरी तनख्वाह में बदलना, पर कीमत 2 गुनी चुकानी पड़ती है। हाँ, कह सकते हैं। ये तब काम आती है जब आपको पूरी तनख्वाह की जरूरत हो और आप मेडिकल लीव पर हो। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के पास ना LRP बची है ना LHAP और उसे मेडिकल ग्राउंड पर छुट्टी चाहिए, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति के लिए अनर्जित छुट्टी यानी लीव नॉट ड्यू LND का प्रावधान है। अनर्जित मतलब जो कमाई नहीं है? हाँ, एक तरह से एडवांस छुट्टी। ये तब मिलती है जब खाते में कोई और छुट्टी ना हो और मेडिकल सर्टिफिकेट हो। ये इस शर्त पर दी जाती है कि कर्मचारी वापस आकर नौकरी करेगा और भविष्य में इतनी छुट्टियां अर्जित करेगा, मतलब कमाएगा। अच्छा, ये तो उधार वाली छुट्टी हो गई। इसकी कोई सीमा है? हाँ, पूरे सेवा काल में ज्यादा से ज्यादा 360 दिन की LND मिल सकती है और एक बार में 180 दिन से ज्यादा नहीं। इसमें वेतन आधा मिलता है, LHAP की तरह। और अगर कोई वापस आकर अर्जित ना कर पाए तो? हाँ, ये रिस्क रहता है। अगर कर्मचारी इसे अर्जित करने से पहले ही नौकरी छोड़ दे या रिटायर हो जाए, तो दी गई छुट्टी के बदले वेतन की रिकवरी की जा सकती है। कुछ गंभीर बीमारियों जैसे TB, कैंसर, कुष्ठ रोग वगैरह में नियमों में थोड़ी रियायत है 360 दिन की सीमा को लेकर। समझ गया, ये जरूरत के वक्त काम आ सकती है, पर शर्त के साथ। अच्छा, एक और है लिस्ट में, असाधारण छुट्टी। ये कब ली जाती है? असाधारण छुट्टी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ये तब मिलती है जब या तो आपके पास कोई और छुट्टी बची ही ना हो या फिर आप खुद लिख कर दें कि आपको यही छुट्टी चाहिए, भले ही आपके खाते में दूसरी छुट्टियां हों। और इसमें वेतन? इसमें कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता। ये बेसिकली लीव विदाउट पे है। अच्छा, और इसकी अवधि? इसे दूसरी छुट्टियों के साथ मिलाकर भी लिया जा सकता है। आमतौर पर कुल अनुपस्थिति, जैसा पहले बताया, 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कुछ खास मामलों को छोड़कर। अगर EOL 3 महीने से ज्यादा लेनी हो तो अक्सर मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये तब काम आती है जब या तो छुट्टी ना हो या वेतन की परवाह ना हो।
अब आते हैं कुछ और विशेष छुट्टियों पर, जैसे अध्ययन छुट्टी, स्टडी लीव। हाँ, स्टडी लीव उन कर्मचारियों को मिलती है जो उच्च शिक्षा या कोई विशेष ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जो उनके काम से जुड़ी हो और रेलवे के लिए फायदेमंद हो। इसके लिए क्या शर्तें हैं? कम से कम 5 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए। ये छुट्टी एक बार में ज्यादा से ज्यादा 12 महीने और पूरे सेवा काल में कुल 24 महीने तक मिल सकती है। डॉक्टरों के लिए यह सीमा 36 महीने तक है। और इस दौरान वेतन? वेतन और भत्ते इस बात पर निर्भर करते हैं कि पढ़ाई भारत में हो रही है या विदेश में। नियम अलग अलग हैं। और हाँ, कर्मचारी को एक बॉन्ड भी भरना पड़ता है कि वो पढ़ाई पूरी करके वापस रेलवे में निश्चित अवधि तक सेवा देगा। अब थोड़ा फैमिली रिलेटेड छुट्टियों पर आते हैं। मैटरनिटी लीव, इसके बारे में बताएं। हाँ, मैटरनिटी लीव। महिला रेल कर्मचारी, चाहे परमानेंट हो, टेम्परेरी या ट्रेनी, हाँ, जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, राइट, उन्हें 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है। 180 दिन मतलब लगभग 6 महीने। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। और सैलरी वगैरह शर्तें क्या हैं? मैटरनिटी लीव में पूरी सैलरी मिलती है, जैसे LAP में मिलती है। और सबसे खास बात, ये छुट्टी आपके नॉर्मल लीव अकाउंट LAP या LHAP से डेबिट नहीं होती, ये अलग है। अच्छा, ये लीव बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती? बिल्कुल नहीं। कैसे दूसरी छुट्टियों के साथ क्लब कर सकते हैं? मान लीजिए किसी को और लंबी छुट्टी चाहिए हो। हाँ, बिल्कुल। मैटरनिटी लीव को जरूरत के हिसाब से किसी भी दूसरी छुट्टी जैसे LAP, LHAP या EOL के साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन हाँ, सारी छुट्टियां मिलाकर टोटल एब्सेंस पीरियड आमतौर पर लगातार 2 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वो क्वालिफाइंग सर्विस वाला पैच यहाँ भी है। अच्छा, अगर मैटरनिटी लीव के तुरंत बाद बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के EOL ली, तो वो EOL पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखना होगा। इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी कवर्ड हैं? हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि अगर अनफॉर्चुनेटली स्टिल बर्थ, मृत बच्चे का जन्म होता है, तब भी मैटरनिटी लीव मिलेगी। ओके। एक और सिचुएशन, अगर कोई महिला कर्मचारी किसी विधुर से शादी करती है और उसके पहले पति से बच्चे हैं, तो उसे इस शादी से होने वाले बच्चे के लिए भी मैटरनिटी लीव मिलेगी। बस शर्त ये है कि इस बच्चे के जन्म के समय उसके टोटल जीवित बच्चे 2 से कम हों। अच्छा, ये भी क्लियर किया है। हाँ, और इसके अलावा पूरी सर्विस में टोटल 45 दिन की अबॉर्शन या मिसकैरेज लीव भी मिलती है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट पर मिलती है और ये भी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती। ये काफी डिटेल कवरेज है। अब फादर्स के लिए क्या है? पैटर्निटी लीव। हाँ, पैटर्निटी लीव। पुरुष रेल कर्मचारी, परमानेंट, टेम्पररी या ट्रेनी, हाँ, जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है। 15 दिन? हाँ। और इसकी क्या शर्तें हैं? कब ले सकते हैं? ये छुट्टी वाइफ की एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से 15 दिन पहले से लेकर बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक, इस पीरियड के दौरान कभी भी ली जा सकती है। अच्छा, 6 महीने का विंडो है। हाँ, इसमें भी पूरी सैलरी मिलती है और ये भी लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होती। इसे भी दूसरी छुट्टियों के साथ क्लब कर सकते हैं। और वो विधुर विधवा वाला केस यहाँ भी लागू होता है? हाँ, मैटरनिटी लीव की तरह ही अगर कोई पुरुष कर्मचारी किसी ऐसी विधवा से शादी करता है जिसके पहले पति से बच्चे हैं, तो उसे भी इस शादी से होने वाले बच्चे के जन्म पर पैटर्निटी लीव मिलेगी अगर टोटल बच्चे 2 से कम हो। ठीक है। आजकल एडॉप्शन और सरोगेसी के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं। क्या रेलवे रूल्स इन्हें भी कवर करते हैं? बिल्कुल, टाइम के साथ रूल्स अपडेट हुए हैं। सोर्सेस क्लियर करते हैं कि अगर कोई फीमेल रेलवे एम्प्लॉय कानूनी तौर पर 1 साल से कम उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करती है, हाँ, और उसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, तो उसे 180 दिन की एडॉप्शन पर मैटरनिटी लीव मिल सकती है। 180 दिन अडॉप्शन पर भी? और अडॉप्ट करने वाले पिता के लिए? उसी तरह अगर कोई मेल रेलवे एम्प्लॉय 1 साल से कम उम्र के बच्चे को लीगली अडॉप्ट करता है और उसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, तो उसे 15 दिन की एडॉप्शन पर पैटर्निटी लीव मिल सकती है। ग्रेट। शर्तें वही नॉर्मल मैटरनिटी पैटर्निटी लीव वाली। हाँ, शर्तें वैसी हैं। और सरोगेसी, ये तो काफी नया फील्ड है रिलेटिवली। इसके बारे में क्या नियम है? हाँ, इसके लिए भी हाल ही में क्लैरिफिकेशन और रूल्स आए हैं। सोर्सेस के मुताबिक RBE नंबर 522/2024 जो 18 जून 2024 से लागू है। ओके, लेटेस्ट है ये। हाँ, इसके तहत सरोगेसी से पेरेंट्स बनने वालों के लिए भी प्रोविजन है। अगर कमीशनिंग मदर, मतलब वो महिला जिसने सरोगेसी से बच्चा हासिल किया है,
अगर वो रेलवे कर्मचारी है और उसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं तो उसे 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी। अच्छा, कमिश्निंग मदर को मिलेगी। हाँ। और कमिश्निंग फादर? अगर कमिश्निंग फादर रेलवे कर्मचारी है और शर्तें पूरी करता है, 2 से कम बच्चे, तो उसे 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलेगी। ठीक है। एक सवाल और, जो सरोगेट मदर है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, अगर वो भी रेलवे कर्मचारी हो तो? हाँ, ये भी नियम में क्लियर है। अगर सरोगेट मदर खुद भी रेलवे कर्मचारी है तो उसे भी नॉर्मल मैटरनिटी लीव 180 दिन मिलेगी, क्योंकि बच्चे को जन्म तो उसी ने दिया है। सही है। ये सरोगेसी के सभी पक्षों के लिए क्लैरिटी देता है। हाँ। अच्छा, आखिर में दोनों ही छुट्टियां अहम हैं। आजकल एक और छुट्टी की बात होती है, शिशु देखभाल छुट्टी या CCL। हाँ, चाइल्ड केयर लीव CCL। ये महिला रेल कर्मचारियों और उन अकेले पुरुष रेल कर्मचारियों को मिलती है जिनके ऊपर 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जिम्मेदारी है, मतलब जो सिंगल फादर है। अच्छा, और ये क्यों और कितनी मिलती है? ये उनके 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए, जैसे उनकी परीक्षा के समय या बीमारी में, पूरे सेवा काल में अधिकतम 730 दिनों के लिए मिल सकती है। 730 दिन, मतलब लगभग 2 साल। हाँ, कुल मिलाकर। लेकिन इसमें वेतन का नियम थोड़ा अलग है। पहले 365 दिनों के लिए 100% वेतन मिलता है और उसके बाद के 365 दिनों के लिए 80% वेतन। और क्या शर्तें हैं? इसे एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से ज्यादा नहीं ले सकते और एक बार में कम से कम 5 दिन की लेनी होती है। और ये भी मतलब अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते। छुट्टी मंजूर करना या न करना सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। वो ऑफिस के काम की जरूरत को भी देखेंगे। तो ये सुविधा तो है, पर गारंटीड नहीं है। ये वर्क लाइफ बैलेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण लगती है, खासकर महिला कर्मचारियों और अकेले अभिभावकों के लिए। बिल्कुल। हालांकि जैसा आपने कहा, इसकी मंजूरी में ऑफिस की जरूरतें भी देखी जाती हैं, जो कभी-कभी एक चुनौती हो सकती है। सही बात है। अच्छा, अब अगर काम करते हुए चोट लग जाए या कोई बीमारी हो जाए, उसके लिए क्या है? उसके लिए है कार्य संबंधी बीमारी एवं चोट हेतु छुट्टी, यानी वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजुरी लीव। ये कब मिलती है? जब चोट या बीमारी सीधे तौर पर ड्यूटी करने की वजह से हुई हो। इसके नियम बाकी छुट्टियों से अलग हैं, जैसे जितने दिन अस्पताल में भर्ती रहे उतने दिन का पूरा औसत वेतन मिलता है। और अस्पताल से छुट्टी के बाद? उसके बाद रिकवरी के लिए पहले 6 महीने तक पूरा वेतन और फिर अगले 12 महीने तक या जब तक फिट न हो जाए, जो भी पहले हो, तब तक आधा वेतन मिलता है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है कर्मचारी के लिए। हाँ, ये जरूरी है। अब जरा करियर के दूसरे छोर पर चलते हैं, रिटायरमेंट के बिल्कुल पास। वो सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी LPR क्या है? LPR यानी लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट। कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट की तारीख से ठीक पहले अपनी जमा LAP छुट्टी ले सकते हैं। मान लीजिए किसी के खाते में 300 दिन LAP जमा है, तो वो रिटायरमेंट से 300 दिन पहले छुट्टी पर जा सकता है। लेकिन हमने सुना था कि LAP का नकदीकरण भी होता है, तो LPR लेने का क्या मतलब? हाँ, ये एक विकल्प है। कर्मचारी चाहे तो नकदीकरण ना कराए और छुट्टी ले ले, लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर कर्मचारी छुट्टी लेना चाहता है पर ऑफिस को उसकी जरूरत है, तो सक्षम प्राधिकारी जमा 300 दिनों तक की LAP को LPR के रूप में लेने से मना कर सकता है। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं कि LPR मिले ही। हाँ, ये सेवा की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अगर मंजूर हो जाती है तो इस दौरान पूरा वेतन मिलता है। ठीक है। अब बस 2 तरह की छुट्टियां बची हैं लिस्ट में, आकस्मिक छुट्टी और विशेष आकस्मिक छुट्टी। पहले CL यानी कैजुअल लीव, ये बाकी छुट्टियों से अलग कैसे हैं? हाँ, CL या आकस्मिक छुट्टी तकनीकी रूप से छुट्टी नहीं मानी जाती। इसे ड्यूटी से छोटी अवधि की अनुपस्थिति मानते हैं। अच्छा, तो ये लीव अकाउंट में नहीं जुड़ती? नहीं, इसका रिकॉर्ड तो रखा जाता है, पर ये LAP, LHAP वाले मुख्य छुट्टी खाते का हिस्सा नहीं है। आमतौर पर ग्रुप C और D कर्मचारियों को साल में 8 या 10 दिन की CL मिलती है। पूर्वोत्तर रेलवे जैसे कुछ जोन में ये 13 दिन 8+5 है। और इसे बाकी छुट्टियों के साथ ले सकते हैं? नहीं, इसे LHAP या किसी और नियमित छुट्टी के साथ जोड़कर नहीं लिया जा सकता और ये आधे दिन से कम के लिए स्वीकृत नहीं होती। इस दौरान वेतन पूरा मिलता है। ये छोटी-मोटी निजी जरूरतों के लिए होती है। ठीक है। और आखिर में विशेष आकस्मिक छुट्टी, स्पेशल कैजुअल लीव, ये क्या है?
ये कुछ खास वजहों या गतिविधियों में भाग लेने के लिए दी जाती है और ये भी कर्मचारी के नियमित छुट्टी खाते से नहीं कटती। जैसे क्या वजह हो सकती हैं? कई सारी हैं, जैसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए साल में 30 दिन तक, परिवार नियोजन ऑपरेशन के लिए पुरुषों को 6 दिन तक, महिलाओं को 14 दिन तक। अच्छा, और ओवर यात्रा के लिए भी 30 दिन तक की विशेष आकस्मिक छुट्टी मिल सकती है। वाह, ये तो वाकई विशेष है। और इन सब में वेतन पूरा मिलता है? हाँ, इन सभी विशेष आकस्मिक छुट्टियों के दौरान पूरा वेतन मिलता है। तो ये तो छुट्टियों की पूरी कहानी हो गई। एक आखिरी चीज रह गई, जब किसी का ट्रांसफर होता है तो नई जगह ज्वाइन करने के लिए जो समय मिलता है उसका क्या नियम है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कार्यग्रहण समय या ज्वाइनिंग टाइम कहते हैं। जब किसी कर्मचारी का जनहित में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर तबादला होता है तो उसे पुराने स्टेशन से रिलीव होने और नए स्टेशन पर ज्वाइन करने के बीच यात्रा और बाकी इंतजाम के लिए ये समय दिया जाता है। ये कितना होता है? ये दूरी पर निर्भर करता है। अगर ट्रांसफर 1000 किलोमीटर के अंदर है तो 10 दिन, 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है तो 12 दिन, और 2000 किलोमीटर से ज्यादा है तो 15 दिन। और अगर हवाई जहाज से जाएं तो? अगर हवाई यात्रा करते हैं तो अधिकतम 12 दिन ही मिलते हैं, चाहे दूरी कितनी भी हो। और इस दौरान वेतन? और क्या ये सीएल के अलावा है? हाँ, इस दौरान कर्मचारी को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो उसे पुराने पद पर मिल रहे थे, और ये सीएल के अलावा होता है। क्या इसका कोई और फायदा है अगर कोई जल्दी ज्वाइन कर ले तो? हाँ, एक दिलचस्प बात है। अगर आप दिए गए कार्यग्रहण समय का पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं, मान लीजिए आपको 12 दिन मिले और आपने 8 दिन में ही ज्वाइन कर लिया, तो बचे हुए 4 दिन आपके एलएपी खाते में जोड़ दिए जाते हैं। अरे वाह, तो समय बचाना भी फायदेमंद है। हाँ, बशर्ते आपकी कुल एलएपी 300 दिन की सीमा से ज्यादा न हो जाए। तो ये था भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की छुट्टियों और कार्यग्रहण समय के नियमों का एक अहम जायजा। हमने एलएपी, एलएचएपी जैसी नियमित छुट्टियों से लेकर मातृत्व, पितृत्व, सीसीएल, अध्ययन छुट्टी जैसी विशेष जरूरतों वाली छुट्टियों तक, और यहाँ तक कि आकस्मिक और विशेष आकस्मिक छुट्टियों को भी समझा। बिल्कुल, हर छुट्टी के अपने नियम हैं, अपनी पात्रता, अवधि और वेतन के प्रावधान हैं। कुछ अधिकार जैसी लगती हैं, कुछ जरूरत पर आधारित है और कुछ खास परिस्थितियों के लिए हैं। ये मिलकर एक काफी विस्तृत ढांचा बनाते हैं। हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि इतने सारे नियम जो कहीं न कहीं कर्मचारी के कल्याण और उसकी अलग-अलग जरूरतों का ध्यान रखते हुए बनाए गए लगते हैं, वो असल में जमीनी हकीकत पर कैसे काम करते हैं। खासकर रेलवे जैसे विशाल संगठन में, जहां लाखों कर्मचारी हैं और ऑपरेशन 24 घंटे चलता है। इन नियमों का कर्मचारियों के वर्क लाइफ बैलेंस पर और संगठन के सुचारू संचालन पर क्या वास्तविक असर पड़ता होगा? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। नियम अपनी जगह है और उनका क्रियान्वयन और अनुभव अपनी जगह। शायद इस पर कभी और गहराई से बात की जा सकती है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।